नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आश्रम बरहज देवरिया, आज आपके बीच बुद्धकालीन गणराज्यों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह सर्वविदित है कि प्राचीन भारत में शासन संचालित करने की विविध विधियां प्रचलित रहीं। विशेष रूप से विश्व के अधिकांश भागों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही प्रचलित रही, लेकिन प्राचीन भारतीयों ने शासन संचालन की अनेक विधियां प्रयोग में लाईं। यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली तो सर्वाधिक प्रचलन में रही, लेकिन इसके अतिरिक्त तथागत की भूमि को या महात्मा बुद्ध के तपश्चर्या से अभिसिंचित इस भूमि को गणतंत्र की आदि प्रयोगशाला के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। इसे गणतंत्र की आदि भूमि भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशेष रूप से हिमालय की उपत्यका में स्थित सरयू, अनोमा, रोहिणी, अचिरावती, सदानीरा और पवित्र गंगा जल से अभिसिंचित तथा अश्वत्थ, न्यग्रोध और साल वनों से सुशोभित यह परिक्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और कल्पनातीत वैविध्य तथा राजनीतिक चिंतन के कारण प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। विशेष रूप से आज से लगभग 2600 वर्ष पहले इस क्षेत्र में स्थित अनेक छोटे छोटे गणराज्य, जो कालक्रम की दृष्टि से प्राचीन यूनानी गणराज्यों के समकालीन थे। यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती बिहार के इस क्षेत्र को जनतांत्रिक शासन की प्रारंभिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति के महानायक महात्मा बुद्ध का संबंध कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य से रहा। नेपाल की उपत्यका में वर्तमान सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित शाक्य गणराज्य के पूर्व में रोहिणी और पश्चिम में राप्ती नदी प्रवाहित होती थी। सिद्धार्थनगर जनपद का वर्तमान पिपरहवा की पहचान प्राचीन कालीन कपिलवस्तु से की जाती है, जहाँ के उत्खनन में एक धातु युक्त मंजूषा प्राप्त हुई है। संभवतः इस मंजूषा में बुद्ध के भस्मावशेषों को शाक्य गणराज्य के लोगों ने सुरक्षित रखा था। पिपरहवा से प्राप्त मुद्राओं पर श्रीदेवपुत्र विहारे कपिलवस्तु भिक्खु संघस्य लेख अंकित है। शाक्य इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन को इक्ष्वाक वंश प्रभव तथा इक्ष्वाक कुल चंद्रमा की उपाधि से विभूषित किया गया है। इस गणराज्य की कुल जनसंख्या के विषय में तो बहुत स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कुछ विद्वानों की धारणा है कि इसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख थी और इसमें 80,000 कुल के विषय में सूचना प्राप्त होती है। शाक्य गणराज्य के पड़ोस में रामग्राम के कोलियों का गणराज्य स्थित था, जो वर्तमान गोरखपुर जनपद में रोहिणी के पूर्व में स्थित था। क्योंकि रोहिणी नदी ही शाक्यों तथा कोलियों के बीच
सीमा रेखा का कार्य करती थी। रामग्राम की पहचान यद्यपि विवादास्पद रही है, क्योंकि कार्लाइल तथा कनिंघम ने क्रमशः रामपुर और देवकली से रामग्राम की पहचान स्थापित करने का असफल प्रयास किया है। लेकिन वर्तमान समय में गोरखपुर जनपद या गोरखपुर शहर के मध्य स्थित रामगढ़ ताल के साथ प्राचीन रामग्राम की पहचान अधिकांश इतिहासकारों ने किया है। रोहिणी के जल बंटवारे को लेकर जब रामग्राम के कोलियों और कपिलवस्तु के शाक्यों के मध्य वर्तमान राज्यों की तरह ही विवाद होता था, तो ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार स्वयं महात्मा बुद्ध ने इस जल बंटवारे को लेकर हुए विवाद में मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन किया था। पिप्पल वन के मौर्य गणराज्य के विषय में कहा जाता है कि कौशल नरेश विदूरभ के आक्रमण से बचने के लिए शाक्य वंश के कुछ लोग मयूरों से गुंजायमान स्थान पिप्पल वन की तरफ चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना स्वतंत्र गणराज्य स्थापित किया। इस गणराज्य की पहचान वर्तमान गोरखपुर नगर से 22 किलोमीटर दक्षिण पूरब स्थित उपलौधाडीह अथवा उपधौला डीह से किया गया है। महात्मा बुद्ध के प्रति आस्था प्रदर्शित करते हुए मौर्यों ने उनका अस्थि अवशेष न मिलने पर चिता के अंगार पर ही अंगार स्तूप का निर्माण कराया था। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय तथा अंगुत्तर निकाय में कुशीनारा और पावापुरी के लब्ध प्रतिष्ठित मल्ल गणराज्य का वर्णन प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें मल्ल कहते हुए इनके लिए राज्य शब्दोपजीवी उपाधि का प्रयोग किया गया है। रामायण से भी ज्ञात होता है कि जब राम ने अपने पुत्रों तथा भतीजों में राज्य का बंटवारा किया था, तो लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को मल्ल भूमि का दायित्व सौंपा। वर्तमान कुशीनगर ही प्राचीन कालीन कुशीनारा के मल्ल गणराज्य के रूप में स्थित रहा। इस नगर के गौरवपूर्ण अतीत से अपने शिष्य आनंद को परिचित कराते हुए स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह साल वनों से आच्छादित परिक्षेत्र तपश्चर्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल से चैत्य और महापरिनिर्वाण स्तूप तो प्राप्त हुआ ही है, यहाँ से प्राप्त मुहरों पर श्री महापरिनिर्वाण बिहार भिक्षु संघस्य लेख अंकित होना इस बात का द्योतक है कि निवृत्त परंपरा को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किया था। और आज भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह स्थल महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में है, जहाँ पर आकर बौद्ध भिक्षु अपने को भाग्यशाली समझते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित है कि वैशाली से कुशीनारा जाते समय महात्मा बुद्ध ने पावा में चुंद के घर पर अंतिम भोजन ग्रहण किया था। पावा की पहचान कार्लाइल ने वर्तमान फाजिल नगर और कनिंघम ने पड़रौना से किया है, जबकि कुछ विद्वानों की धारणा है कि पावा बिहार प्रांत में स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य के रूप में स्थापित वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की समृद्धि और शक्ति किसी से छिपी नहीं हुई है। केशपुत्र के कालाम की पहचान
अस्पष्ट है। फिर भी इसकी स्थिति कोसल के पश्चिम में बताई जाती है। उस समय में गणराज्यों में सुमसुमार गिर के भग्गों की पहचान वर्तमान मिर्ज़ापुर के समीप स्थित चुनार के निकटवर्ती क्षेत्र से की गई है। प्रारंभ में यह भूभाग वत्स के अधीन रहा, लेकिन बाद में गणतंत्र प्रणाली द्वारा संचालित होने लगा था, इसलिए सुमसुमार गिर के भग्ग भी एक महत्वपूर्ण गणतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए थे। गंगा घाटी के गणराज्यों के अतिरिक्त परवर्ती काल में यवधेयों, मालवों, अर्जुनायनों, शूद्रकों तथा अम्भष्टों के गणराज्य के विषय में भी हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। राजतंत्रात्मक राज्यों के विपरीत गणतंत्रात्मक राज्यों में राजा चयनित होता था। इसमें राजा वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि आधुनिक शब्दावली में बुद्धकालीन गणतंत्रों को कुलीन तंत्र की संज्ञा से संबोधित करना ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय राजा का चयन उस गण के मूल वंश के लोग करते थे। इस शासन प्रणाली में राजा स्वेच्छापूर्वक नहीं अपितु कुलीनों के सहयोग से राजसत्ता को नियंत्रित करता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती बिहार में आज से 2600 वर्ष पूर्व स्थित इन गणराज्यों में निर्वाचित अध्यक्ष ही राजा के रूप में जाना जाता था। इन गणतंत्रों में शासन की सर्वोच्च शक्ति वर्तमान संसद की तरह उस समय की दो प्रमुख संस्थाओं सभा और समिति के अंतर्गत निहित होता था। यद्यपि यह शोध का विषय है कि इन प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कैसे सदस्यों का चयन होता था, इन सदस्यों के चयनित होने की शर्तें क्या क्या थीं, कौन मत दे सकता था और सभा तथा समिति की शक्ति क्या थी, इस विषय में अद्यावधि शोध कार्य चल रहा है और अभी भी नित्य नवीन जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। फिर भी दक्षिण भारत के मल्लूर नामक लेख से ज्ञात होता है कि गण की सदस्यता हेतु भूमिखंड महत्वपूर्ण आधार होता था। विशेष रूप से गणतंत्रों के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनयिक संबंध, राजस्व संग्रह और संधि विग्रह जैसे गंभीर विषयों पर केंद्रीय संथागार में वर्तमान संसदीय प्रणाली की तरह वाद विवाद के पश्चात बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। समिति के निर्णय की वैधता गणपूर्ति या कोरम पर निर्भर करती थी। संथागार में जरूरत के मुताबिक 3 प्रकार से मतदान होता था। मतदान हेतु विविध रंगों की सलाकाओं का प्रयोग किया जाता था। सलाका ग्राहक नामक अधिकारी सदस्यों के मतों को एकत्र करता था। महत्वपूर्ण पदाधिकारी और मंत्रियों की नियुक्ति का सर्वाधिकार संपन्न केंद्रीय समिति ही करती थी। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था की तरह इन गणतंत्रों की न्यायिक व्यवस्था भी लंबी प्रक्रिया द्वारा संचालित होती थी और व्यक्ति को अपने को निर्दोष साबित करने हेतु 8 न्यायालयों में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता था। इन गणतंत्रों के आपसी संबंध ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा पूर्ण जरूर रहे, फिर भी अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रजातंत्र विषयक कल्पना प्राचीन भारतीयों के मस्तिष्क की देन है, जिसका सफल प्रयोग आज से 2600 वर्ष पूर्व बुद्ध भूमि,
अथवा तथागत की भूमि अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती बिहार के लोगों ने किया था। इसलिए प्रत्येक देशवासी का आज यह पुनीत कर्तव्य है कि लोकतंत्र की इस आदि परंपरा को संजो कर रखते हुए इसे सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने की दिशा में वह निरंतर प्रयास करे। हम अपने देश के महान क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पूरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण करते रहें, जिन्होंने कठोर यातनाओं को सहर्ष स्वीकार करते हुए हमें स्वतंत्रता की आबो हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया और गणतंत्र की इस आदि प्रयोगशाला ने पूरे विश्व को जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली से परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। ऐसे क्रांतिवीरों को सत सत नमन करते हुए आज की परिस्थिति में उनके बताए मार्गों पर चलकर हम इस जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और देश को एक बार पुनः विश्वगुरु तथा विश्व का सिरमौर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। असंख्य बलिदानों से प्राप्त देश की स्वतंत्रता के समक्ष आज अनेक प्रकार की चुनौतियां उपस्थित हैं। आज विघटनकारी और फिरका परस्त ताकतों से सावधान रहते हुए हर प्रकार की चुनौतियों का दिलेरी से मुकाबला करने का समय है और यह संकल्प लेने का दिन है कि हम गणतंत्र की आदि प्रयोगशाला के निवासी हैं और जिस पवित्र भूमि ने पूरे विश्व को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से परिचित कराया, वहाँ के लोग आगे बढ़कर ऐसी जनतंत्रात्मक संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। देशवासियों का यह सौभाग्य रहा है कि स्वतंत्र भारत के शैशव काल में ही देश को अत्यंत प्रखर, कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिभाशाली संविधान निर्माताओं की टीम मिली, जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम के बल पर जनहितकारी संविधान का निर्माण कर हमें संप्रभु गणराज्य का नागरिक होने का सौभाग्य प्रदान किया। राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प आज प्रत्येक देशवासी को लेना होगा। समता और समानता पर आधारित एक शोषण रहित समाज का निर्माण हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सके तो गणतंत्र की आदि भूमि से हम ऐसा शंखनाद कर सकने में सफल हो सकेंगे जिससे देश में विकास की अभियान तेज़ी से आगे बढ़ सकेगी और हम सभी शांतमय एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। गणतंत्र की आदि भूमि अथवा गणतंत्र की प्रयोगशाला पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के हम निवासियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिस एक नवीन शासन प्रणाली से समतामूलक और विषमता रहित समाज का निर्माण कर एक ऐसी शासन प्रणाली से पूरे विश्व को परिचित कराया गया जहां पर जनतंत्रात्मक अथवा गण के माध्यम से, समूह के माध्यम से शासन तंत्र संचालित करते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जगाने का कार्य किया गया है। आज पुनः यहाँ से ऐसा उद्घोष होना चाहिए कि जो जनतंत्रात्मक संस्थाएं हैं उन्हें मजबूती मिले और गणतंत्र को और अधिक समृद्ध बनाने में सहयोग मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।